नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं सभी? सब सकुशल हैं। देखिए, यूनिवर्सिटी का जो है सिलेबस आ चुका है और इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने अभी तक अपने वीडियोस बनाए भी हैं, हमने अपनी क्लास ली भी है। तो उम्मीद है कि वो क्लास आपको समझ में भी आ रही होगी। फिर भी देखिए, जैसा पहले मैं कह रहा था उसी अकॉर्डिंग मैं आज भी कह रहा हूँ कि अगर आपको किसी तरह की कोई क्वेरीज हैं, कोई प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहा है, किसी बिंदु को लेकर के आपके कोई समस्या है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। और मैं आपसे ये उम्मीद रखता हूँ कि आप अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली मिलता रहेगा। ये सब चीज़ें आपको भी अच्छी तरह से पता है। तो इसी के साथ अपन आज की क्लास भी शुरू करते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ, आइए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। पिछली क्लास में हमने जिस प्रकार देखा कि तराइन का जो तृतीय युद्ध है, कौन सा, तराइन का तृतीय युद्ध जो है, उस तृतीय युद्ध में हमने देखा कि तृतीय युद्ध के कारण क्या क्या रहे। यानी तृतीय युद्ध जो था तराइन का, उस तराइन के तृतीय युद्ध में क्या कारण थे जिनकी वजह से तराइन का युद्ध हुआ। क्योंकि तराइन के युद्ध में हमने देखा कि अहमद शाह अब्दाली जो है, कौन, अहमद शाह अब्दाली, तो अहमद शाह अब्दाली जो है वो और मराठा, इन दोनों के बीच जो युद्ध हुआ, ये युद्ध महत्वपूर्ण था। क्यों? क्योंकि उस समय जो मुगल शासन था, वो मुगल शासन धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा था और मुगल शासन की समाप्ति के साथ ही जो मराठा हैं वो शक्तिशाली होते जा रहे थे। तो ऐसे में जो मराठा शक्तिशाली होते जा रहे थे, उनको पीछे लाने के लिए उत्तरी भारत में जो ताकतें थी, उन ताकतों ने ये षड्यंत्र रचा, ऐसा आप कह सकते हैं। ये अहमद शाह अब्दाली को आकर्षित किया, उत्सुक किया, उसको उसके मन में ऐसी इच्छा शक्ति जागृत की कि वो मराठाओं के लिए एक रुकावट बन जाए। यानी उत्तरी भारत में जो शक्तियां थी, वे शक्तियां मराठाओं का पतन या मराठाओं को नुकसान इसलिए पहुंचाना चाहती थी क्योंकि उनका वर्चस्व कमजोर हो रहा था। और ऐसी कंडीशन में जो मराठा थे वो ज़्यादा शक्तिशाली होते जा रहे थे बाकी ताकतों के मुकाबले। तो उन्होंने क्या किया, एक माध्यम ढूंढा। जो माध्यम क्या था? अहमद शाह अब्दाली। यानी अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में क्या हुआ, ये युद्ध हुआ। तो 14 जनवरी 1761, कब? 14 जनवरी 1761 को ये युद्ध प्रारंभ हुआ। इसमें 6000 सैनिक, लगभग माफ कीजिएगा, लगभग 60,000 सैनिक जो थे वो अहमद शाह अब्दाली के थे और 45,000 सैनिक जो थे वो मराठा के थे। अब इसमें 15,000 सैनिकों का अंतर सीधा सीधा यही था। और दूसरी बात, इसके बावजूद यानी इतनी ताकतवर, हालांकि मराठा कमजोर नहीं थे, लेकिन कुछ कारण रहे जिनकी वजह से इनको पराजय का मुंह देखना पड़ा, इनको हार देखनी पड़ी, इनको हार का सामना करना पड़ा। और इसमें सबसे बड़ी जो ताकत रही वो थी इसकी सैनिक शक्ति और इसका सैनिक नेतृत्व। यानी जिस प्रकार से इसने अपनी सेना का नेतृत्व किया, जिस तरह से अपनी युद्ध पद्धति इसने लागू की, उसकी वजह से अहमद शाह अब्दाली जो है वो इस तराइन के तृतीय युद्ध में विजयी रहा। और दूसरी जो बात थी वो था इसके घुड़सवार सैनिक। यानी जितने भी घुड़सवार सैनिक थे अहमद शाह अब्दाली के, वो उच्च प्रशिक्षण प्राप्त थे और बारिश ने भी अहमद शाह अब्दाली का पूरा पूरा साथ दिया। तो ऐसे में नजीबुद्दौला और शुजाउद्दौला जो इसके दो युद्ध करने में सक्षम पक्ष थे, या ऐसा मान लीजिए कि जो दो सेनापति थे, उन्होंने पूरी तरह से अहमद शाह अब्दाली की सेना को मजबूती प्रदान की। और मजबूती के कारण ही, या अहमद शाह अब्दाली के कुशल नेतृत्व के कारण ही, मराठा जो हैं वो ताकतवर होने के बावजूद भी हार गए। तो पिछली क्लास में हम यहाँ तक देख चुके थे कि किस प्रकार अहमद शाह अब्दाली जो है वो युद्ध करता है। तराइन के तृतीय युद्ध के पीछे कारण क्या रहे थे जिनकी वजह से युद्ध हुआ। और फिर हमने बात की थी कि अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि इस युद्ध के पीछे जो कारण रहे, यानी उन कारणों के वजह से जो ये युद्ध हुआ और मराठाओं की हार हुई, उसमें इन मराठाओं की हार के पीछे कारण क्या थे। तो मराठों की पराजय के, मराठों की हार के कारण आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि वो क्यों हारे, उनके पीछे क्या रीजन रहे, क्या कारण थे ऐसे जिनकी वजह से उनको हार का सामना करना पड़ा। तो जैसा कि मैंने ऊपर कहा कि अहमद शाह अब्दाली का नेतृत्व जो है वो कुशल था। इसका मतलब दूसरा पक्ष जो है
उसका नेतृत्व जो है वो कैसा था, कमज़ोर। तो इनका नेतृत्व कमज़ोर होना सबसे पहला कारण हो गया कि मराठा जो थे उनका जो सैन्य संगठन था या इनका जो सैन्य नेतृत्व था वो कैसा था, कमज़ोर था, दोषपूर्ण था। दोषपूर्ण भी हम इसको कह सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जिस प्रकार अहमद शाह अब्दाली के पास 60,000 सैनिक थे और मराठाओं के पास मात्र 45,000 सैनिक थे, इसके बावजूद अहमद शाह अब्दाली के सैनिक ज़्यादा संख्या में होने के बावजूद या इसके साथ साथ ये उच्च प्रशिक्षण प्राप्त भी थे, ये प्रशिक्षण प्राप्त नहीं थे, यानी इनको ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त नहीं था कि वो किसी भी परिस्थिति में युद्ध करने में सफल हो पाए। तो यहाँ पर युद्ध कौशल में निपुण नहीं थे, ये प्रशिक्षित नहीं थे। दूसरी बात, इनके पास जैसे अस्त्र शस्त्र थे वैसे इनके पास नहीं थे, यानी मराठाओं के पास उस तरह के अस्त्र शस्त्र नहीं थे। और इन सब के अलावा यहाँ पर जो 60,000 सैनिक थे, इन सैनिकों में अहमद शाह अब्दाली ने क्या किया था, कुछ सैनिकों को सुरक्षित सेना के रूप में उसने रख छोड़ा था, यानी एक तरह से हम रिजर्व जिसको कहते हैं, तो उसने रिजर्व रखा कुछ सैनिकों को कि आवश्यकता पड़ने पर हम उसका उपयोग कर पाएँ। और इसका जो तोपखाना था वो तोपखाना भी इसके लिए काफ़ी कारगर रहा, यानी तोपखाना जो है वो प्रभावशाली रहा, जबकि मराठाओं के पास जो तोपखाना था वो इतना प्रभावशाली नहीं हो पाया, यानी उनको उसका उपयोग उचित प्रकार या उचित समय पर करना नहीं आ पाया। तो पहला कारण इनका रहा क्या कि नेतृत्व का कमज़ोर होना या दोषपूर्ण होना। फिर इसी प्रकार दूसरा जो कारण है वो दूसरा कारण क्या था कि मराठाओं ने अपनी जो छापामार युद्ध पद्धति थी, इस छापामार युद्ध पद्धति का उसने त्याग कर दिया था, यानी जिस ताकत की वजह से मराठा पहचाने जाते थे, जिस क्वालिटी की वजह से मराठा पहचाने जाते थे कि इसकी वजह से उनको कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ता, उसी तरीके का उसी टैलेंट का उन्होंने त्याग कर दिया था। कहने का मतलब ये कि छापामार जो युद्ध पद्धति है उस युद्ध पद्धति को उन्होंने उस समय छोड़ रखा था। तो ऐसे में जिसमें वो ज़्यादा टैलेंटेड थे या प्रशिक्षित थे, उस क्वालिटी को या उस तरीके को या उस पैटर्न को उन्होंने त्याग दिया था, जिसकी वजह से उनको हार का सामना करना पड़ा। यानी कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि मराठाओं का जो शिविर था उस शिविर में क्या हुआ कि युद्ध प्रणाली के अकॉर्डिंग या युद्ध टेक्निक के अकॉर्डिंग काम किया ही नहीं गया, यानी वार करने की या युद्ध करने की जो टेक्निक होती है उस टेक्निक के अकॉर्डिंग उन्होंने वो प्रशिक्षण बना ही नहीं रखे थे। और वहाँ पर क्या था, उनके परिवार के लोग भी साथ में थे, तो ऐसे में उनका ध्यान युद्ध की ओर से हट करके किस तरफ था, परिवार की ओर। फिर अगर अगला कारण हम देखें तो अगला कारण है मराठा के जो सरदार थे, यानी हमने जैसा देखा कि सरदारों का वर्चस्व उस समय हो चुका था जब बाकी जो शासक थे वो कमज़ोर हो गए थे, शिथिल पड़ गए थे, उस समय उनमें सरदारों का वर्चस्व बढ़ गया, यानी सरदार जो थे वो केवल अपने स्वार्थ का ध्यान रखते थे। तो सरदारों का विश्वासघात भी इसमें कारण बना। विश्वासघात या इसको हम असहयोग कह सकते हैं, यानी मराठाओं के जो सरदार थे जो अपनी सैनिक टुकड़ियां रखते थे कि आवश्यकता पड़ने पर हम युद्ध में सहयोग प्रदान करेंगे अपनी सैनिक टुकड़ियों के साथ, उन लोगों ने भी मराठाओं के साथ असहयोग की मराठाओं का सहयोग नहीं किया और मराठाओं के साथ इस तरीके का विश्वासघात हो गया। यानी पानीपत का जो तृतीय युद्ध था उसमें अगर मराठाओं के जो सरदार हैं वे सरदार विश्वास और सहयोग करते तो जो सेना नायकों का सहयोग मराठाओं को मिलता, निश्चित रूप से उससे उनको जीत ही प्राप्त होती। लेकिन उन मराठाओं के सरदारों ने उनके साथ विश्वासघात किया, उनको सहयोग प्रदान नहीं किया, यानी असहयोग किया, जिसकी वजह से उनको हार का सामना करना पड़ा। फिर अगला कारण हम मान सकते हैं कि जो मराठा थे उनका युद्ध क्षेत्र से दूर होना, यानी जहाँ पर युद्ध लड़ा गया युद्ध क्षेत्र से दूरी। तो जहाँ पर युद्ध लड़ा गया वो क्षेत्र जो है या वो स्थान जो है पानीपत, माफ़ कीजिएगा, तराइन, तो वो जो तराइन क्षेत्र है वो तराइन क्षेत्र मराठाओं के निवास स्थान से या मराठाओं के प्रशासनिक क्षेत्र से
या मराठाओं के शासकीय क्षेत्र से, शासकीय मतलब जहाँ उनका शासन था, जहाँ उनकी राजधानी थी, उस जगह से वो काफ़ी दूर था। ऐसे में आने जाने में समय का व्यस्त होना, समय का बर्बाद होना, समय का व्यर्थ होना और साथ ही साथ वस्तुओं का वस्तुओं का ज़रूरत के समय वहाँ पर उपलब्ध न हो पाना, ये एक बड़ा कारण रहा, जिसकी वजह से युद्ध की दूरी भी कारण बना कि आवश्यकता के समय अगर वस्तुएं उपलब्ध नहीं हो पाई तो ऐसी कंडीशन में उन वस्तुओं का पहुंचना या न पहुंचना न के बराबर था। यानी अगर वे पहुंची भी तो समय पर नहीं पहुंची तो ऐसे में उनका उपयोग बेकार हो गया या वे वस्तुएं बेकार हो गई, जिसकी वजह से जैसे उनमें आप हथियारों को मान सकते हैं, उनमें आप अस्त्र शस्त्रों को मान सकते हैं, उनमें आप रसद सामग्री को मान सकते हैं, उनमें आप सैनिकों को मान सकते हैं। ये हर एक चीज़ युद्ध में महत्वपूर्ण थी कि अगर अस्त्र शस्त्र नहीं होंगे तो सैनिक क्या करेंगे। ठीक उसी तरह से अगर रसद सामग्री नहीं होगी तो सैनिकों का भोजन जब तक उनको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगा वे शारीरिक रूप से कमज़ोर पड़ जाएंगे। और अगर सैनिक शक्ति समय पर सैनिक सहायता नहीं पहुंची तो जो कुछ सैनिक युद्ध करने में निपुण है या अगर मान लीजिए ऐसी कंडीशन है कि सैनिकों की आवश्यकता है और उस परिस्थिति में अगर सैनिक समय पर नहीं पहुंचते हैं तो भी एक पक्ष कमज़ोर पड़ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि युद्ध क्षेत्र से दूरी होना भी एक बड़ा कारण बना, जिसकी वजह से मराठाओं की हार हुई या मराठाओं को पराजय का सामना करना पड़ा। और सबसे बड़ा कारण जो रहा वो था राजपूतों से सहयोग प्राप्त न होना, यानी राजपूतों का असहयोग जिसको हम कह सकते हैं। वैसे तो हमने इसको ऊपर देख लिया है, लेकिन वो केवल सरदारों के बारे में था, उनके जो ठेकेदार थे उनके बारे में था, मराठा सरदार जो थे उनके बारे में था। लेकिन राजपूतों का असहयोग तो जैसा हमने पहले पढ़ा तराइन के युद्ध के विषय में कि इसके कारण क्या क्या थे, उनमें भी हमने ये देखा कि राजपूतों का असहयोग था मराठाओं को। उसका सबसे बड़ा कारण क्या कि मराठाओं की जो तकनीक थी वो लूटमार की पद्धति थी। यानी मराठा जो शुरुआत में आक्रमण वगैरह किया करते थे वो किस लिए, केवल और केवल लूटमार के लिए। लूटमार का मतलब हालांकि वे जन हानि नहीं करते थे लेकिन धन हानि अवश्य करते थे। तो ऐसे में राजपूती जो क्षेत्र हैं या उत्तरी भारत के जितने भी राजपूती क्षेत्र हैं वे सारे क्षेत्र राजपूतों के शासन के अंतर्गत थे या राजपूती शासन वहाँ पर लागू था। तो ऐसे में उन क्षेत्रों में भी मराठाओं ने काफ़ी लूटमार की और राजपूतों को इस लूटमार से परेशान कर दिया। तो ऐसे में जितने भी राजपूत थे उन्होंने इस युद्ध में मराठाओं का सहयोग नहीं किया। क्यों? क्योंकि वे तो चाह करके अहमद शाह अब्दाली को लेकर के ऐसे मराठाओं का पतन करने के लिए या मराठाओं को कमज़ोर करने के लिए। तो ऐसे में जब राजपूतों का सहयोग भी मराठाओं को प्राप्त नहीं हुआ तो वे अकेले पड़ गए और युद्ध में जीत किसकी हुई? अहमद शाह अब्दाली की। अब ये तो बात हुई कारण किसके? युद्ध के और हार के कारण। ठीक है कि कोई भी चीज़ अगर होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है और जो कारण हुए या परिणाम जो आए उस परिणाम के पीछे भी कोई कारण हो रहा होगा कि उनकी हार के पीछे क्या कारण रहे। अब आगे जो हम बात कर रहे हैं वो बात हम कर रहे हैं पानीपत के तृतीय युद्ध के परिणामों की, कि ये जो युद्ध लड़ा गया उसमें नज़र आया कि पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली विजयी रहा, अहमद शाह अब्दाली जीत गया। लेकिन अहमद शाह अब्दाली के विजय होने से, अहमद शाह अब्दाली के जीतने से परिणाम क्या निकल कर के आए, उसका प्रभाव क्या पड़ा भारतीय राजनीति पर, उसका प्रभाव क्या पड़ा भारतीय शासन पर, उसका प्रभाव क्या पड़ा भारतीय जनता पर, प्रजा पर, ये चीज़ भी इसमें अहम योगदान रखती है, मायने रखती है। तो आगे हम बात कर रहे हैं कि इस युद्ध के या तराइन का जो तृतीय युद्ध है, इस तराइन के तृतीय युद्ध के परिणाम जो थे उसके परिणाम क्या है। तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो अगर कोई भी ऐसी स्थिति होगी जिसमें युद्ध होगा या दो पक्षों के बीच झगड़ा होगा या दो पक्षों के बीच मनमुटाव होगा तो उसमें किसी न किसी का नुकसान अवश्य होगा। ठीक है, चाहे वो जनहानि हो चाहे वे धनहानि हो। और जहाँ पर युद्ध जैसा माहौल बन जाए, युद्ध जैसी परिस्थिति आ जाए, वहाँ पर जन धन दोनों की हानि आवश्यक रूप से होती ही है। तो इसका सबसे पहला परिणाम क्या आया? विशाल जनधन की हानि। क्योंकि इस युद्ध में लगभग कहा जाता है कि 28,000 मराठा मारे गए और 12,000
लगभग बंदी बना लिए गए और इन सब के साथ 5,000 लगभग 5,000 केवल भगदड़ की वजह से ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि इसमें जो जनहानि हुई वो आपके सामने है कि इतनी बड़ी जनहानि इसमें उठानी पड़ी, चाहे वे मराठा हों चाहे वे अहमद शाह अब्दाली के सैनिक हों। तो कुल मिलाकर के जनहानि तो हुई है। यानी ऐसा जरूरी नहीं है कि मराठाओं की पराजय हुई तो सारे सैनिक केवल मराठा के ही मारे गए होंगे, कुछ सैनिक अहमद शाह अब्दाली के भी मरे होंगे। और दूसरी बात, धन हानि जो है उसमें चाहे आप अस्त्र शस्त्रों के रूप में मान लीजिए, चाहे आप रसद सामग्री के रूप में मान लीजिए, चाहे वहाँ पर जो सैनिक शिविर लगा उस सैनिक शिविर में जो खर्चा हुआ उसमें मान लीजिए, तो वहाँ पर अस्त्र शस्त्रों के रूप में, रसद के रूप में या सैनिक शिविर के रूप में जो जनहानि के साथ साथ धन हानि हुई वो भी इसका एक बड़ा परिणाम था। फिर मराठाओं की शक्ति का क्षीण होना, यानी जिस उद्देश्य से शक्ति क्षीण या कमजोर होना यानी जिस उद्देश्य से ये युद्ध लड़ा गया वो युद्ध या उस उद्देश्य की प्राप्ति निश्चित तौर पर इसमें हो गई। क्योंकि जैसा कि शुरुआत में हमने देखा था पिछली क्लास में कि मराठाओं का वर्चस्व लगातार बढ़ता जा रहा था और इसी वर्चस्व को कम करने के लिए उत्तरी भारत के जितने भी शासक थे वे चाहते थे कि इनको लगातार बढ़ने से रोका जाए या इनका जो लूटमार का काम था इस पर नियंत्रण लगाया जाए, इन पर अंकुश लगाया जाए। इसलिए उन्होंने अहमद शाह अब्दाली को आमंत्रित किया। तो ऐसे में इस युद्ध का परिणाम जो आया वो क्या कि मराठा अगर हार गए तो उनकी शक्ति कमजोर पड़ गई, क्षीण हो गई। यानी एक तरह से उनका हताश होना या मानसिक रूप से कमजोर होना या भौगोलिक रूप से भी वे कमजोर हो गए, प्राकृतिक रूप से भी वे कमजोर हो गए क्योंकि इतनी बड़ी जनहानि हुई, धनहानि उनको हुई और ऐसे में उनका शासन भी उनसे छिन गया। बहुत सारे सरदार जो हैं वो भी उनसे दूर हो गए। तो ऐसे में उनकी शक्ति जो है वो कमजोर अवश्य पड़ गई। और इसके साथ साथ मुगल साम्राज्य जो है मुगल साम्राज्य जो था उसका भी पतन निश्चित तौर पर हो गया या उसका पतन की ओर बढ़ना, मुगल साम्राज्य का पतन की ओर बढ़ना। यानी ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस युद्ध में जो मराठा थे वे तो पतन की ओर बढ़ी गई या उनकी तो शक्ति कमजोर पड़ी गई, साथ ही साथ अहमद शाह अब्दाली जो है उसका वर्चस्व बढ़ गया। तो पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद जो मुगल साम्राज्य था वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा, वो धीरे धीरे नष्ट होने लगा। क्योंकि जो मुगल सम्राट था वो अब नाम मात्र का ही सम्राट रह गया, वो केवल फॉर्मेलिटी के तौर पर रहने लगा कि हाँ एक सम्राट है जो भारत पर शासन कर रहा है। क्योंकि शुरुआत में यानी इस युद्ध से पहले तो वो मराठा के हाथ की कठपुतली था, लेकिन इस युद्ध के बाद वो अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली हो गया। अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली क्यों? क्योंकि इस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने यहाँ पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया और अंग्रेजों ने इसको केवल पेंशन, मुगल सम्राट जो था उसको पेंशन के रूप में ही एक सम्राट स्वीकार कर लिया। यानी उसको केवल पेंशन प्रदान की जाने लगी और वो फॉर्मेलिटी के तौर पर या औपचारिकता के लिए एक सम्राट बन करके रह गया। इसके साथ साथ मराठों में गुटबंदी का भी जन्म हो गया और पंजाब जो था वो पंजाब भी मराठाओं के हाथ से निकल गया। पंजाब का हाथ से निकलना कह सकते हैं, हाथ से निकलना। यानी इसका मतलब क्या है या इस टॉपिक में इस बिंदु से क्या समझाना चाह रहा हूँ कि जहाँ पर पानीपत के युद्ध से पहले मराठाओं का शासन था तो मराठाओं ने पंजाब वापस लेने का प्रयास इस युद्ध के बाद में नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह से कमजोर पड़ चुके थे। और इस तृतीय युद्ध के बाद में जो है मराठा और अफगान जो हैं वो दोनों ही कमज़ोर हो गए। क्यों? क्योंकि मैंने जैसा कहा ना कि यहाँ पर जितने भी सैनिक मारे गए वे सारे मराठाओं के ही नहीं थे, कुछ अहमद शाह अब्दाली के भी आवश्यक रूप से रहे होंगे। तो ऐसे में यहाँ पर जो जनहानि हुई उस जनहानि की वजह से पंजाब जो है वहाँ पर ना तो अफगानों का शासन रहा हो ना ही मराठाओं का। तो ऐसे में इन दोनों के ही हाथों से पंजाब जो है वो निकल गया और यहाँ निश्चित तौर पर किसका शासन हो गया? फिर सिखों का।
यानी यहाँ का जो एक समाज बहुल था या धर्म बहुल जो था यहाँ का सिख समुदाय, उसका शासन यहाँ पर हो गया। क्योंकि जो बड़ी ताकतें थी वे बड़ी ताकतें अब कमज़ोर हो गई थी। और साथ ही साथ इसका एक और जो परिणाम सबसे बड़ा निकल कर के आया वो ये कि अंग्रेज़ों का भी क्या हुआ, शक्ति विस्तार इस युद्ध के बाद हो गया। यानी एक तरह से अंग्रेज़ों को भी भारत में आने का, भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने का अवसर प्राप्त हो गया। क्योंकि अंग्रेज़ों को यहाँ पर जो चुनौती देने वाले थे वे कौन थे? मराठा ही थे, जो मुसलमानों को, यानी एक तरह से हम कह सकते हैं मुगलों को, और दूसरा अंग्रेज़ों को। किस को? मुगलों और अंग्रेज़ों को, मुगल, अंग्रेज़ और साथ ही साथ राजपूत भी, इन सभी को परेशान किए हुए थे। और ऐसे में जब मराठाओं को इसमें पराजय का सामना करना पड़ा, मराठाओं को जब इसमें हार का सामना करना पड़ा, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो नई ताकत सामने आई वो कौन? अंग्रेज। और अंग्रेज़ों का आधिपत्य, अंग्रेज़ों का विस्तार, अंग्रेज़ों का वर्चस्व अब यहाँ बढ़ने लगा। तो इसके विषय में एक इतिहासकार ने कहा भी है कि ये सबसे बड़ी बात थी कि जिस समय मराठा और जो मुगल हैं या मुसलमान जो थे वो प्राचीन कुरुक्षेत्र में युद्ध के समय युद्ध कर रहे थे, युद्ध से जूझ रहे थे, उस समय जो ब्रिटिश थे, जो अंग्रेज थे, उनका एक प्रथम निर्माता कौन? क्लाइव ब्रिटेन, वहाँ के तत्कालीन प्रधानमंत्री लॉर्ड चैथम को भारत में साम्राज्य स्थापना की संभावनाओं का स्वप्न दिखा रहा था। यानी एक तरह से जिस समय भारत की दो बड़ी ताकतें आपस में टकरा रही थी, भारत की दो बड़ी ताकतें आपस में युद्ध कर रही थी, उस समय अंग्रेज़ों का एक अधिकारी जो है कौन? क्लाइव, वो अंग्रेज़ों का अधिकारी क्लाइव वहाँ के प्रधानमंत्री लॉर्ड तो वहाँ की एक उपाधि है, उसका नाम है चैथम, लॉर्ड चैथम को यहाँ पर अपना शासन स्थापित करने के स्वप्न दिखा रहा था। यानी एक तरह से उसके मन में ये बात डाल रहा था, उसके दिमाग में, उसके मस्तिष्क में ये बात डाल रहा था कि भारत जैसे क्षेत्र में भी हम साम्राज्य स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ की जो ताकतें हैं वे आपस में लड़ रही हैं और इसका शासन या इस शासन को प्राप्त करने का अवसर जो है वो हमें प्राप्त कर लेना चाहिए, इसका लाभ हमें उठा लेना चाहिए। तो कुल मिलाकर के ये था हमारा पानीपत का तृतीय युद्ध। और पानीपत के इस तृतीय युद्ध में हमने देखा कि किस प्रकार से अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में युद्ध की स्थिति बनी, युद्ध के कारण क्या क्या रहे जिनकी वजह से युद्ध हुआ, और उस युद्ध के जो परिणाम हैं वो परिणाम क्या क्या निकल करके सामने आए, इस विषय पर हमने बात की। तो निश्चित तौर पर ये जो पानीपत का तृतीय युद्ध था इसने भारतवर्ष के भाग्य का निर्णय कर दिया था, क्योंकि इसके बाद से ही अंग्रेज जो हैं वो ज़्यादा प्रभावशाली हो गए थे, अंग्रेज जो हैं वो यहाँ पर ज़्यादा आधिपत्य स्थापित करने लगे थे। और इस युद्ध में, इस भयंकर युद्ध में निश्चित तौर पर मराठाओं ने और मुगलों ने, दोनों ने एक दूसरे को नुकसान पहुंचाया, एक दूसरे को शक्तिहीन किया, कमज़ोर किया, जिसका फ़ायदा सीधे तौर पर किसने उठाया? अंग्रेज़ों ने उठाया। तो अंग्रेज़ों को भारत में एक वर्चस्व कायम करने का अवसर प्राप्त हो गया इस युद्ध की वजह से। इसीलिए ऐसा कह सकते हैं कि ये जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, इस पानीपत के तृतीय युद्ध की वजह से ही भारत में अंग्रेज़ों का आगमन हुआ, या भारत में अंग्रेज़ों की जड़ें जो हैं वो निश्चित तौर पर मजबूत हो गई। तो आज की क्लास में हमने ये देखा कि किस प्रकार तराइन का युद्ध हुआ था, उसके पीछे कारण क्या रहे, परिणाम क्या रहे, और ऐसा करने का नतीजा क्या निकला। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, फिर मिलेंगे एक नई क्लास में। निश्चित तौर पर आपको मैं ये उम्मीद रख सकता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आ रही होगी, समझ भी आ रही होगी, और परीक्षा में ये आपके लिए उपयोगी भी साबित होगी। तो मेरा लाइक, शेयर और कमेंट मेरे लिए आपका बनता है। निश्चित तौर पर अगर आपको ऐसा लगे कि मुझे किसी सुझाव की ज़रूरत है, आप मुझे कोई सुझाव दे सकते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। स्क्रीन पर चल रहे नंबर्स पर आपका व्हाट्सएप में मैसेज सेंड कर सकते हैं, लेकिन भाषा मर्यादित होनी चाहिए, है ना। और तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। ये जो हल्की सी मुस्कान है ये आपके चेहरे पर ऐसे ही बनी रहे। इसी के साथ आज की क्लास से विदा लेते हैं, फिर से मिलेंगे एक नई क्लास में। शुक्रिया, धन्यवाद।